हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो यूनिट हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारे लास्ट क्लास में, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में पहला चैप्टर या आप कह सकते हो पहला जो टॉपिक था जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम लोगों ने वो फिनिश कर लिया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और उसमें बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को जानने थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग उसी के नेक्स्ट चैप्टर को या आप कह सकते हो टॉपिक, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये आपको चैप्टर वाइज भी है, कहीं कहीं पर सेम एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, तो जो भी है वो हम लोग ओवरऑल कवर अप करते हुए चलेंगे तो इजी आपको लगे, इसलिए मैं इसको कैटेगराइज कर देती हूँ चैप्टर्स में। चैप्टर 1 था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर 2 है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से बात करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा। तो इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो यूनिट का हेडिंग है वही है नेशनल इनकम, तो हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इस तरह से इलाबोरेट करेंगे और समझेंगे कि नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में हम लोगों को हेल्प हो सके। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखने वाले हैं, यानी कि नेशनल इनकम को काउंट कर कैसे किया जाता है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को जानना होगा वो हम लोग इसमें यही बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है, और डोमेस्टिक टेरिटरी को ही हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसके कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। बड़ा ही आसान सा है, बट समझना होगा हम लोगों को एक बार कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक जनरल लेमैन के लैंग्वेज में हम बात करें, एक सामान्य इंसान, और उससे हम पूछें कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स क्या, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो हम लोगों को बताएंगे कि पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, राजनैतिक जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री को हम डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से जान सकते हैं। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि लेमैन्स के लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब है वो सही है, दैट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। बट जैसा कि मैंने आपको बोला ये इसका मीनिंग कंप्लीट, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसको हम उस सेंस में डिस्कस करेंगे कि हमें नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो वो उसका मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर तो हुआ ही हुआ, बट साथ ही साथ इसके अलावा भी इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा इसमें और क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो आप याद रखना पॉलिटिकल फ्रंटियर होगा, बट इसके अलावा भी और चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी के मीनिंग में आ जाती हैं, जैसे कि पहली चीज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड
बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, आपके देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं और जो उनके अंडर आते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, मतलब जो इंडियंस, मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखो, इसको आप एग्जाम्पल के साथ भी समझते चलो, हम यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी बात कर रहे हैं और हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके मैप को तो आप एक्सक्यूज करोगे, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, थोड़ा फ्लाई कर रहा है बट इट्स फाइन समझने के लिए। तो इंडिया जो है इसके हम डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, हम वो समझते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का जो भी एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके शिप्स हैं, जिनके पानी के जहाज चलते हैं, जिन पानी के जहाज हैं, जिनके प्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह हो गए। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है, लाइक शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, जो कि इंडिया के लोगों के द्वारा चलाया जाता है और इन्हीं लोगों का है। लेकिन अगर ये शिप किसी दूसरे कंट्री के बीच में चलता है, किसी दूसरे देश में चलता है, लेकिन है किसका, इंडियंस का है, ठीक है, इंडिया के का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति शिप का मालिक है, जो कि मान लीजिए कि यूएसए में, मान लो अब सपोज करो कि ये यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए में इंडियन इकोनॉमी के किसी व्यक्ति का शिप जो है वो चल रहा है। तो इस केस में जो शिप वगैरह है, एयरक्राफ्ट है, चल रहा है कहाँ, यूएसए में, है किसका, इंडियंस का। तो वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। मेरी ये एग्जाम्पल देने का मतलब यही है। जैसे आप एग्जाम्पल में ये बात समझो कि कोई एयर इंडिया है और ये जो एयर इंडिया है एरोप्लेन, ये चलता है आपके रशिया और जापान के बीच में, रशिया और जापान के बीच में चलता है। लेकिन ये जो एयर इंडिया है ये है किसका, इंडियन पब्लिक का, इंडिया में कोई व्यक्ति है उनका है। तो इस केस में जो ये एरोप्लेन है ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो ये है आपके इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो इस तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी की बात में जब हम करें तो इसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, भले हो या चल रहा हो कहीं और, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा वो ओन्ड है, उन्हीं का है, तो इस केस में वो इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, शिप्स के अलावा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स हैं, उनके अलावा अगर हम बात करें और क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इसमें शामिल है दैट इज़ वाटर वेसल्स, ठीक है, वाटर वेसल्स। इसी में आपका आ जाएगा फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स का मतलब आप यहाँ पे समझना कि रिग्स का मतलब होता है कंटेनर। रिग्स का मतलब आप यहाँ पे समझ लेना, ये कंटेनर को हम रिग्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गया आपका, जो कि एक देश से दूसरे देश के जो आपके वाटरी ट्रांसपोर्ट का जो तरीका होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने जाने का, उसके बीच में जो चलता है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ये ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये फिशिंग वेसल्स,
फिशिंग वेसल्स में हो गया, जैसे मछली उत्पादन से रिलेटेड आपके टर्म हो गया कि मछलियों को समुद्र से निकाल करके उन वेसल्स में रखा जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, नेचुरल गैस वगैरह जो हो गए आपके, ऑयल्स हो गए, इनका कंटेनर जो है वो क्या किया जाता है कि रखा जाता है समुद्र के अंदर स्टोर करके, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई, अगर ऐसे वाटर वेसल्स, ऐसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स अगर ऑपरेट किए जा रहे हैं, ओन्ड मान लो कि ये है और ये ऑपरेट भी किए जा रहे हैं, ऑपरेटेड बाय अगेन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, normal residents of a country in international water, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। मतलब कहने का है कि इंटरनेशनल वाटर में इंडिया की बाउंड्री के बाहर समुद्र है और उस समुद्र में इंडियन पीपल का चल रहा है कोई वेसल, ठीक है, इंडियन पीपल का कोई फिशिंग वेसल्स है या फिर इंडिया का कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो इस केस में चूंकि ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं या हम ये फिशिंग वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब चल कहाँ रहा है, इंटरनेशनल वाटर में, दूसरे कंट्री में लोकेटेड है समुद्र और उसमें चल रहा है। लेकिन है किसका, तो इंडिया के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया के लोगों का है। तो ये जो फिशिंग वेसल्स हो गए, ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए, ये आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंटेनर्स हो गए, ये इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जैसे इंडिया का भी मान लीजिए कि इंडिया के पर्टिकुलर किसी समुद्र तो आपका यहाँ पे है मान लो, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में पड़ता है और यहाँ पे यूएसए का कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर है मान लीजिए ऐसा, तो वो जो ऑयल एंड गैस कंटेनर इंडिया के समुद्र में है वो किसका है, यूएसए का है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, न कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। बात यहाँ पे जरा सा समझेंगे। ये आपके वैसी चीजें होंगे जैसे शिप्स की मैं बात बता रही थी आपको, तो इंडिया का शिप कहीं भी चल रहा है इंडिया का, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। जस्ट सिमिलरली किसी दूसरे कंट्री का कोई शिप है, कोई प्लेन है और मान लीजिए कि वो इंडिया में चल रहा है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये वो जिस कंट्री का है उसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर आता ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं जो आपके देश के लोगों के द्वारा कहीं पे भी चलाया जा रहा हो, ऑपरेट किया जा रहा हो। वो फिशिंग वेसल्स आ जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आ जाता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है। अगर ये इंटरनेशनल वाटर में चल रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, उस केस में वो जो होंगे वो बोट्स वगैरह, फिशिंग बोट्स होते हैं। तो इस तरह के तमाम चीज़ें अगर इंडिया के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाएगा यहाँ पे, और वो है एम्बेसी। हम सुनते हैं एम्बेसीज के बारे में, हम सुनते हैं, ठीक है। एम्बेसीज हो गए आपके, कॉन्सुलेट्स हो गए आपके, कॉन्सुलेट्स, उसके अलावा एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अगेन आपके कंट्री की हैं बट लोकेटेड हैं इन अब्रॉड, दूसरे कंट्री में लोकेटेड हैं, लोकेटेड इन अब्रॉड, दूसरे कंट्री में लोकेटेड है, तो ये भी इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। अब सबसे पहले जान लें एम्बेसीज। एम्बेसीज का मतलब क्या है। तो जैसे क्या होता है
कि हर एक कंट्री में अपनी अपनी एम्बेसी होती है। जैसे मान लीजिए यूएसए में है, अब यूएसए में इंडिया का कोई बंदा गया, ठीक है, काम करने के लिए गया। अब वहाँ पे उस कंट्री में उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस हुई, किसी भी तरह की परेशानी, लाइक उनको प्रॉपर वेज नहीं मिला जितना उनको कमिट किया गया था, या उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ किसी तरह का मिसबिहेव हुआ, तो इस केस में उनको यूएसए में परेशानी महसूस हुई। यूएसए में इंडिया के लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे सारे यूएसए के लोग हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति अपना कंप्लेन इंडिया की एम्बेसी में जाके कर सकता है, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। होता क्या है कि हर कंट्री में एम्बेसीज होते हैं, और एम्बेसी में होता ये है कि जैसे यूएसए में है तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी, ठीक है, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी जो कि इंडिया के लोगों के लिए वहाँ पे काम करेगी। किसी भी तरह का काम हो सकता है, हेल्प की ज़रूरत हो, उनके वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो उस समस्या के निवारण के लिए वहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जहाँ रह रहे हैं वो एम्बेसी है, रह रहे हैं एज इन काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो वो एम्बेसीज है। और इन एम्बेसीज से होता ये है कि दूसरे कंट्री के लोग जो हैं वो वहाँ पे गए, तो जिस कंट्री की एम्बेसी है वो उसको हेल्प करेगी। तो ये जो रीजन हो गया जो यूएसए में लोकेटेड है, ध्यान देना, लेकिन है किसके लिए? इंडियन एम्बेसी है, इंडिया के लोगों के लिए है। तो ये एम्बेसी का जो पार्ट है ना, ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, मान लो ये इंडिया है, अभी स्क्वायर हो गया बट तुम मान लो ऐसा, ओके। तो इंडिया में चाइना की कोई एम्बेसी है। अब चाइनीज पीपल यहाँ पर आएंगे, उनको किसी तरह की कोई समस्या होगी, तो जो चाइनीज एम्बेसी है वो यहाँ पे उनके लिए उनको हेल्प करेगी, उनका काम पूरा करेगी। तो ये जो एरिया हुआ ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा? चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। है भले इंडिया में लोकेटेड, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? चाइना के लिए। सिमिलरली मैं बता रही थी, यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि एम्बेसीज तो हो गए आपके, उसके अलावा कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होता है? तो जैसे मान लो कि मैं कॉन्सुलेट हूँ, मैं कॉन्स्यूल हूँ, ठीक है। कॉन्सुलेट्स जो हो गया उसको समझने के लिए पहले आप कॉन्स्यूल समझ लो। तो कॉन्स्यूल का मतलब हुआ कि मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं किसी दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ पे अपने इंडियन इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स या यहाँ के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए मैं दूसरे कंट्री में जाके काम करूँगी। अब वहाँ के लोगों को मैं इंस्पायर करूँगी, या वहाँ के लोगों को मैं बतलाऊँगी कि इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में या इंडिया की चीज़ों के बारे में। दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर द प्रोडक्ट, बट और भी तरह की चीज़ों के लिए काम होता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ जा कर के अपने खुद के कंट्री के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, बेटर टर्म्स बनाने के लिए विद द अदर कंट्रीज वो काम करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्यूल कहते हैं। तो ये कॉन्स्यूल जहाँ पे जाकर के काम करेंगे, यूएसए में इंडियन कॉन्स्यूल गए हुए हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए उनको एक बिल्डिंग मिली हुई है, ठीक है, एक ऑफिस मिला हुआ है। तो ये ऑफिस जो कॉन्स्यूल्स के काम करने के लिए यूएसए में मिला हुआ है, इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे कॉन्स्यूलेट्स। और ये जो कॉन्स्यूलेट्स है किसके लिए काम कर रहा था? तो मैंने कहा इंडिया के लिए काम कर रहा था। तो ये जो कॉन्स्यूलेट्स हुआ ना, दिस कॉन्स्यूलेट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि ये इंडिया के लिए काम कर रहा है दूसरे कंट्री में जाके। ठीक इसी तरह से दूसरे कंट्री का कोई व्यक्ति इंडिया में आकर के काम करे कॉन्सुलेट्स के तौर पे, कॉन्स्यूल के तौर पे, और इंडियन इकोनॉमी में वो अपने कंट्री के ट्रेड को, अपने कंट्री के प्रोडक्ट को, अपने कंट्री के टेक्नोलॉजी को, इसको प्रमोट करने के लिए काम करे, और वो यहाँ पे आके जिस ऑफिस में पर्टिकुलरली काम करेगा वो कॉन्सुलेट्स कहलाएगा। और वो कॉन्सुलेट्स उस कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट होगा जिस कंट्री का वो बंदा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स
ये सब क्या हो गए, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनते हैं, भले वो लोकेटेड हो कहाँ पे, दूसरे कंट्री में, लेकिन जिस कंट्री के लिए वो काम कर रहे हैं ये उस कंट्री का पार्ट हो गए। सिमिलरली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गए, मिलिट्री वगैरह जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मिलिट्री को पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश किया जाता है फॉर अ वाइल, लाइक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गए ये सब के सब किस में आ जाएंगे, तो आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हम बात कर रहे हैं या जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, बट इसके अलावा इसमें आ जाएंगे शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री के द्वारा इन इंटरनेशनल वाटर, वो सब आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बेसीज हो गए, कॉन्सुलेट्स हो गए, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गए, ये सब जो अब्रॉड में लोकेटेड हैं, इन सब को भी अगर आपके देश का एम्बेसी है, आपके कंट्री का कॉन्सुलेट्स है, आपके कंट्री का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये भले दूसरे कंट्री में रन कर रही है बट है किसकी, आपकी है, तो ये बन जाएगी आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो इस तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग होपफुली हम लोगों ने समझ लिया है। इसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में है कुछ क्वेश्चंस, ओके, मैं यहाँ पे आपको कराती हूँ, बुक्स में जो क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं आपको करा देती हूँ। इसमें पहली चीज़ जो है वो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ओके, तो पहला नंबर है दिया हुआ है एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। अब यहाँ पे आप देखना ये सारे कंडीशंस वो वहाँ पे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अब बोलता है इंडियन कंपनी है लेकिन है कहाँ, लंदन में है। अब इंडियन कंपनी लंदन में है तो वहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर के तो वो रेंज के बाहर है क्योंकि वो लंदन में है, और उस कंपनी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो कहाँ के लगेंगे, लाइक लंदन के लगेंगे। तो ये क्या इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा? जवाब है नहीं बनेगा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इन सबको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये तमाम कंडीशंस पूरे होने चाहिए। अगर ये भी पूरा नहीं हो रहा तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही नहीं, क्योंकि सबसे मेन जो मीनिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी का वो है पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर के बाहर जो है वो नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो इसलिए इंडियन कंपनी जो लंदन में है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। दूसरा नंबर में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। बोलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, एमएस ऑफिस जो इंडिया में है। अब देखो इंडिया में है तो क्या इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आ रहा है? यस, आ रहा है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। थर्ड पॉइंट में कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। इंडिया की कंपनी है जो कि जापानीज के द्वारा चलाई जा रही है। कंपनी किसकी है? इंडिया की है, जापानीज के द्वारा चलाई जा रही है। तो है कंपनी इंडिया की, चला रहा है कोई और, लेकिन है किसकी? इंडिया की है। तो वहां पे वो आपका क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में पूछता है आपसे कि ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। ध्यान देना ये पहले पॉइंट से सिमिलर है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो रिलायंस की इंडस्ट्री है वो तो न्यूयॉर्क में है। वहां पे इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं आ रहा, वो बाउंड्री के बाहर है, वो नहीं है हमारे कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट बोलता है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। कोई भी फॉरेन बैंक्स है उसका ब्रांच इंडिया में है, इंडिया में है तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, वो होगा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। इसी तरह से इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की एम्बेसी है, मैं अभी आपको बताई रही थी एम्बेसी के बारे में, इंडिया की है लेकिन है कहाँ? जापान में। तो क्या वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? जवाब है यस, होगी। उसके अलावा नेक्स्ट बोलता है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक।
ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। इंडिया के स्टेट बैंक का ब्रांच जो कि चाइना में है, तो क्योंकि वो चाइना में है तो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर की बात हो रही है, वो नहीं है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, क्योंकि वो चाइना में है तो चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई, तो वो चाइना के पार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशियन एम्बेसी इन इंडिया मैं सिखा रही थी आपको, इंडिया में चाइना की नहीं, मान लो कि कोई रशिया की एम्बेसी है, तो रशिया की एम्बेसी है कहाँ पे? इंडिया में। तो इंडिया में है, इससे वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो रशिया की डोमेस्टिक की एम्बेसी है, तो वो रशिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट है जो कि दिया हुआ है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा जो है उसने क्या करा, गूगल की बिल्डिंग जो है वो रेंट करी है अमेरिका में। अब अमेरिका में कोई बिल्डिंग है, उसको टाटा की कंपनी ने रेंट पे ले लिया है या रेंट पे दे दिया है, तो इस केस में वो बिल्डिंग कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका में। तो वहाँ पे इंडिया के पॉलिटिकल जो बाउंड्री है वो उसके बाहर का पार्ट हो गया है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो आप ध्यान देना, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आपसे पूछा जाए तो बस ये मत देखना कि शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, तुम ये भी देखोगे कि वो कहाँ चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है, और इन सब के अलावा ये जो 3 मैंने आपको बताया ना पॉइंट्स में, इन तीनों के साथ ये होना जरूरी है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री के साथ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आपके देश के व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, तो है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, तो वो इंडिया का पार्ट है। ये आपके ऑप्शनल पॉइंट्स नहीं कि इसमें से या तो ये है या तो ये, ऐसा नहीं है। ये तमाम पॉइंट्स जो है वो जहां पे पूरे होंगे वही इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चैप्टर के पहले टॉपिक को कंप्लीट किया है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने वाली बात है। आप इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं पे एक टर्म यूज किया है, एंड दैट टर्म इज नॉर्मल रेसिडेंट्स। हम लोगों ने बात किया कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो कि चलाया जा रहा है और अधीन है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री? ये नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारा अगला टॉपिक होगा कि हम समझेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, किसको कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स, किसको हम नहीं कह सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, इसको कंप्लीट करके हम हमारे आज के क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।